नमस्कार, अड्डा पर आपका स्वागत है। कल दूसरे फेज़ के लोकसभा के चुनाव ख़त्म हुए और अगर पहले दूसरे फेज़ के चुनाव की बात करें तो दोनों फेज़ को मिला करके ऐसा लगता क्या मतलब दोनों फेज़ को मिला करके लगभग 4 से 5% का मतदान कम हुआ है इस बार के लोकसभा चुनाव में, अगर उसकी तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव से करें तो। इसको लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं। सबका अपना पक्ष है। एनडीए का कुछ पक्ष है और जो आईएनडीआई अलायंस है उसका कुछ पक्ष है। ये मोटे तौर पर जो बात आईएनडीआई अलायंस कह रहा है उसके हिसाब से नाराज़गी है और इस कारण से लोग वोट करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये शायद अपने आप को खुश करने जैसा आर्ग्यूमेंट है। जब नाराज़गी होती है तो हमेशा ज़्यादा वोट होता है, ज़्यादा वोट होता है और जिसके खिलाफ नाराज़गी होती है उसको हराने के लिए वोट होता है। जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो लगातार चर्चा में हैं उनकी बात कर लेता हूँ। विशेष रूप से अगर एनडीए का जो आर्ग्यूमेंट है उनका ये कहना है या इन लोगों का कि इस बार के चुनाव में बोगस वोटों पर बहुत फोकस था और बोगस वोट्स जो भी थे उनको हटाया गया है। एक तो वो वोटर्स कम नज़र आ रहे हैं। अचानक गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो एक जो युवा हैं, जो मजबूत शारीरिक रूप से हैं, उनके लिए तो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो एल्डरली हैं, 55 से ऊपर के लोग हैं, उनके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वो था। तो उनमें भी एक थोड़ा सा वो लोग भी कम निकल रहे हैं, इस तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है। तीसरा ये कि जो अपोजिशन का वोटर है उसमें मुस्लिम को छोड़ करके, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, तो जो बाकी वर्ग है वो उसने ऑलमोस्ट डिफीट कंसीड कर लिए। उसको लग रहा है कि उनका अलायंस नहीं जीत रहा है, इसलिए वो वोट में अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं। उन सबको ये लग रहा है कि बीजेपी को एडवांटेज है, इसलिए छोड़ दिया जाए। चौथा जो आर्ग्यूमेंट है वो ये महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी लो टर्नआउट होता है वो सामान्यतः यथास्थिति बनाए रखने के लिए, स्टेटस को के लिए होता है। अब अगर इसमें हम बात करें कि किस तरह से वोट परसेंट का हाल है, पहली बार जब भाजपा को पूर्ण बहुमत अपने दम पर मिला था 2014 के चुनाव में, तब लगभग 66% वोट पड़े थे, 66.5%। और अभी हम जो देख रहे हैं वो मतदान लगभग 64 के आसपास का मामला बन रहा है। और ये जो 64% था ये इंक्रीज़ हुआ था 8.5% का लगभग, और बीजेपी को क्लियर कट मेजॉरिटी मिली थी। मतलब ये कि आप ये देखिए कि जब चुनाव में बदलाव होता है, बदलाव चाहती है जनता, तो वोट परसेंट बढ़ता है। अब अगर हम इसको 19 की बात करें तो 19 में लगभग 69% के आसपास, क्षमा कीजिएगा, लगभग 1% वोट बढ़ा था। 67.40 का टर्नआउट हुआ था, तो लगभग 1% का वोट बढ़ा था। अब ये जो है, अगर इसको ये मान के चलें कि ये जो वोटर टर्नआउट लो हो रहा है ये भाजपा या एनडीए के खिलाफ है, तो ये गैर भाजपा प्रदेशों में ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे केरल में वोट परसेंट डाउन हुआ है, महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार है, उसकी बात छोड़ दिए। पश्चिम बंगाल में वोट परसेंट डाउन हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के एक आध दो प्रदेश जहां बीजेपी नहीं है वहां डाउन हो रहा है, और भी बहुत सारे प्रदेशों में वोट परसेंट डाउन हो रहा है। तो वहाँ क्यों वोट परसेंट डाउन हो रहा है? वहाँ क्या भाजपा के खिलाफ वहाँ भी नाराज़गी है? जब वहाँ पर भाजपा है ही नहीं तो वहाँ किस बात की नाराज़गी है?
ये चीज़ें समझने की है। अब मैं एनडीए के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो वो कह रहे हैं कि वो क्यों चुनाव जीत रहे हैं, ये वोटर टर्नआउट क्यों उनके फेवर में है, उसके बाद 2019 और 2014 के डाटा के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से बीजेपी को नुकसान होता हुआ वाली बात जो है वो सही नहीं होती है। एनडीए के बाद जब आईएनडीआईए का आर्ग्यूमेंट है, वो ये कह रहे हैं कि जो 400 के ऊपर का नारा दे दिया गया है, उसने जो भाजपा के मतदाताओं को स्लगिश बना दिया है, मतलब उनको तटस्थ कर दिया है, चुनाव में उत्साह नहीं, उनको लग रहा है चलो जीत रहे हैं हम, वोट दें चाहे नहीं दें, वो मसला है। उसके बाद कह रहे हैं कि महंगाई को लेकर के बहुत नाराज़गी है और बीजेपी का अपना वोटर ही बैठ गया है। ये जो इंडिया शाइनिंग वाली स्थिति है। करप्शन को लेकर के नाराज़गी है और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के नाराज़गी है, और यही सब कारण है कि भाजपा का वोटर जो है वो बैठ गया है। ये ज़्यादातर हिंदी हार्टलैंड में होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये कहाँ तक सच्चाई है, इसको डाटा से समझने की कोशिश करते हैं और किस तरह से ये काम करता है और कहाँ से ये वो है। अब बीजेपी की सीटों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा, जो दूसरे फेज़ में सबसे ज़्यादा वोट परसेंट डाउन हुआ है, वो हुआ है गाज़ियाबाद और नोएडा में। गाज़ियाबाद और नोएडा में दोनों जगह डाउन होने के बावजूद वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट इसलिए बहुत मजबूत स्थिति में हैं कि गाज़ियाबाद पिछली बार चुनाव 5 लाख से भाजपा ने जीता था और नोएडा लगभग गौतम बुद्ध नगर जिसको बोलते हैं उस 3.5 लाख से जीता था। अब आते हैं 2019 और 2014 के चुनाव से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो मत है वो कहीं से भी इस बात का वो नहीं है कि ये बीजेपी को हराने के लिए उस तरह की कोई वो है। 2019 में बीजेपी को 49.98%, मतलब लगभग 50% के आसपास वोट मिले थे और उनका वोट परसेंट लगभग 7.35% बढ़ा था। बीएसपी जो है, जिसको 19.43% वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को 18.11% वोट मिला था, और ये दोनों बीएसपी 0.34% इनका वोट परसेंट डाउन हुआ था, एसपी का 4% के आसपास वोट डाउन हुआ। तो ये दोनों मिला करके 19 में 5 सीटें, और कांग्रेस जिसको 6% के आसपास मिला था, और हालांकि उसका वोट परसेंट भी कम हुआ था, तो उसको एक सीट मिली थी 2019 के चुनाव में। मतलब बीजेपी को अलायंस के समय सहित 64 सीटें मिली थी, अपना दल को 2, बीजेपी को 64 सीटें। बाद में रामपुर और आजमगढ़ बढ़ करके बीजेपी की 64 सीटें उत्तर प्रदेश में हो गई थी। लेकिन जब 2019 के चुनाव हुए थे तब यही स्थिति थी। इसमें 3 दलों का अलायंस था 19 में, बीएसपी, एसपी और आरएलडी। अब आते हैं 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में भाजपा को 42.63% वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 22.35% वोट मिले थे, कांग्रेस को 7.53% वोट मिले थे और बसपा को 19.77% वोट मिले थे। अब इसमें अंतर देखिए, 49.98% वोट पाने के बाद, मतलब लगभग 50% वोट पाने के बाद बीजेपी को 62 सीट मिली थी, और 42.63% वोट पाने के बावजूद बीजेपी को 71% सीट मिली थी। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि 2019 के चुनाव में बीएसपी और एसपी प्लस आरएलडी अलायंस के साथ लड़ रहे थे, बीजेपी सिर्फ अपना दल के साथ थी। 14 में बीजेपी अकेले लड़ रही थी, अपना दल उनके साथ था। इधर एसपी और कांग्रेस एक साथ लड़ रही थी, और बहुजन समाज पार्टी जिसके पास लगभग 20% वोट था, उसको कोई भी सीट नहीं मिली थी।
अब अगर इसको इस तरह से देखें तो अगर कोई ये आकलन करता हो कि बीजेपी का वोट कट रहा है, बीजेपी के लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि इस बार बीजेपी जो है वो आरएलडी के साथ अलायंस में है, सुभाषपा के साथ अलायंस में है, अपना दिल इनके साथ मजबूती के साथ ही है, निषाद पार्टी इनके साथ है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। कांग्रेस जिसका पिछले विधानसभा चुनाव में जो ये 6%, 6.36% 19 में था, वो घट करके 2.5% के आसपास वोट बचा हुआ है। और जो वोट परसेंट या जो सीटें 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली थी, वो इसलिए कि सुभाषपा उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में था, आरएलडी इनके साथ गठबंधन में था, अब वो दोनों भाजपा के साथ जा चुके हैं। उन परिस्थितियों में जो INDA अलायंस है, जो अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, शायद पहले फेज़ के चुनाव के बाद उनको लगा कि भाजपा की स्थिति कमज़ोर हो रही है, इसलिए अखिलेश यादव ने अपने भतीजे का टिकट, तेज प्रताप का टिकट उन्होंने काट दिया और अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं कन्नौज से उनका टिकट काट करके अब वो कन्नौज से अखिलेश फिर लड़ रहे हैं। और पहले और फेज़ के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद कोई संजीवनी सी मिलती हुई कांग्रेस को भी दिख रही है, और अब भाई बहन राहुल अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं आई, अभी टिकट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं उनके हिसाब से कल की जो सीटें हैं उनमें 8 की 8 भाजपा जीत रही है, और इसके पहले वाले फेज़ में जो 19 को हुआ था उसमें भी भाजपा की मैक्सिमम 2 सीटें या 1 सीट ऐसी है जो भाजपा हार सकती है। ये इस तरह की स्थिति है। तो अगर ये बात कही जाए कि चूँकि वोट कम परसेंट पड़े हैं, वो किसी भी दल के लिए हार का कारण हो सकता है, और अगर ये कहा जाए कि जो उत्तर प्रदेश में जैसे 7% मतदाता लगभग कम हुए हैं, बिहार में 6% कम हुए, महाराष्ट्र में 4% कम हुए हैं, तो अगर वो सारे के सारे वोटर भाजपा के हैं, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं लग रहा है, तब भी भाजपा इस तरह की स्थिति में नहीं है कि हारे, इसलिए कि अगर आप सारे लोगों के वोट परसेंट भी जोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश में, तब भी ज़्यादातर सीटों में भाजपा को एज है। तो आज ये इलेक्शन पर चर्चा यहीं तक रखते हैं। वोट परसेंट को और बाकी सारे फैक्टर्स से मैंने समझाने की कोशिश की। हालांकि अंत में यह कहना भी वो नहीं होगा कि जनता जनार्दन है और वो क्या सोचती है केवल जनार्दन जानते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको आगे बढ़ने में ज़्यादा मदद कीजिए। कल फिर किसी विषय के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।